एक काफी मजेदार मैक्सिकन लोकगीत है ला कुकाराचा। शायद आपने भी सुना हो, मैं तो अब भी उसे अपने कानों में बजते हुए सुन रही हूँ। ला कुकाराचा, ला कुकाराचा। आगे के शब्द मुझे नहीं आते। ये गाना चाहे जितना भी लोकप्रिय हो, असल जिंदगी में किसी को भी कुकराचा प्रिय नहीं होता। अरे कुकराचा मतलब कॉकरोच। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आए कहां से हैं और आखिर कितने पुराने हैं? तो दोस्तों, वक्त आ गया है ऐसे कुछ सवालों के जवाब आपको बताने का। पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि कॉकरोच न्यूक्लियर विस्फोट से भी जिंदा बच सकते हैं? इस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। चलिए क्रीपी क्रॉलीज पर वापस आते हैं। संभव है कि कॉकरोच ऐसे रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जीवों से भी मिलते हों जो आगे चलकर डायनासोर बने, और हो सकता है कि वह उनके विलुप्त होने के गवाह भी रहे हों। ये इतने पुराने हैं कि इन्होंने अपनी आंखों में कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों को बनते हुए देखा है। प्राचीन पैंजियन कॉकरोच सबसे प्राचीन ज्ञात डायनासोर न्यासासोरस पेरिंगटोनी से भी पुराने हैं। विख्यात वैज्ञानिक जर्नल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एवं एवोल्यूशन, आपके घर आती है ना ये पत्रिका, में छपी एक स्टडी के मुताबिक वैज्ञानिकों ने पाया कि कॉकरोच की कहानी कम से कम 30 करोड़ वर्ष पुरानी है। जब हमारी पृथ्वी पर सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था, तब इन छोटे जीवों ने उस पर कब्जा कर लिया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपीय बहाव के समय पैंजिया के टुकड़े हो गए और पुराने रोचेज के वंशज भी उनके साथ बहते गए। ये केवल एक ही महाद्वीप तक सीमित नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं। ये कई ग्रुप्स में बट गए और हर जगह पहुंच गए। लेकिन ये स्टडी इतनी आसान नहीं थी। शुरू में वैज्ञानिक रोच को सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। वे उन थ्योरीज को आजमाना चाह रहे थे कि अपने मूल ग्रुप से शारीरिक तौर पर अलग होने पर इनकी नई प्रजातियां कैसे बनी। इस पर काम करते हुए उन्होंने रोच फैमिली का एक नया ऑर्डर तैयार किया। उन्होंने इनके एवोल्यूशन को समझने के लिए एक नया टाइम स्केल तैयार किया। ऐसा करने के लिए उन्होंने 119 प्रजातियों का विश्लेषण किया। स्टडी के नतीजों के मुताबिक आज मौजूद कॉकरोच के सबसे प्राचीन पूर्वज लगभग 23.5 करोड़ साल पहले पैदा हुए थे। तब तो मैं भी नहीं थी। उन्हें कुछ ऐसे फॉसिल्स भी मिले जिनमें पहले कॉमन कॉकरोच के अवशेष थे, जो करीब 14 करोड़ साल पुराने थे। पैंजिया के टूटने और हमारे कॉकरोचेस के जगह जगह फैलने के बाद वे नए ठिकानों में पलने बढ़ने और इवॉल्व होने लगे। इसी के कारण आज दुनिया में कॉकरोच की हजारों प्रजातियां हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में कहा कि कॉकरोच ज्यादा दूर तक उड़कर नहीं जा सकते और वे स्वाभाविक रूप से अपने चुने हुए इलाकों में ही रहते हैं। तो ये देखते हैं कि कॉकरोच करोड़ों साल पहले इवॉल्व होना शुरू हुए और उनकी हजारों किस्में रही हैं। वैज्ञानिक आखिर अपने नतीजे पर पहुंचे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने इनके विकसित होने और दुनिया भर में फैलने में एक मुख्य भूमिका निभाई। ओहायो में ऐसे सबूत मिले जिनसे रिसर्चर्स को एक स्पष्ट आइडिया हुआ कि कॉकरोच प्राचीन समय में कैसे दिखते थे। ये सबूत पहले डायनासोर के पैदा होने से भी 5.5 करोड़ साल पूर्व कार्बोनिफेरस पीरियड में रहने वाला एक कॉकरोच का फॉसिल था। ये एक जियोलॉजी के स्टूडेंट को ईस्टर्न ओहायो में एक कोयले की खान में मिला था और जान लीजिए ये 3.5 इंच लंबा था। आज के मॉडर्न अमेरिकन कॉकरोच से 2 गुना बड़ा। ये छोटा सा कीड़ा तब इतना भी छोटा नहीं था। इस फॉसिल में हमें इस कीड़े के बारे में महत्वपूर्ण डिटेल्स पता चली। इसके पंखों की सतह को ढकने वाले बम्स और यहाँ तक कि उनकी नसें भी दिखाई दे रही थीं। इतने सालों तक ये कॉकरोच फॉसिल अपने साइट पर कैसे इतना सुरक्षित रहा, ये अभी तक एक रहस्य है। रोचक बात यह है कि फॉसिल की साइट को पहली बार एक जियोलॉजिस्ट ने 1979 में खोजा था, लेकिन कॉकरोच का फॉसिल 20 साल बाद 1999 में मिला। जहां पर यह फॉसिल मिला वो जगह एक बड़ी सी ट्रॉपिकल दलदल हुआ करती थी और वैज्ञानिकों ने प्राचीन और आज के कॉकरोच के बीच कुछ समानताएं भी देखी। तो डायनासोर और कई और जीव प्रजातियों के विलुप्त होने के बाद भी ये कैसे बच गए? इसकी एक वजह तो ये है कि ये काफी आसानी से खुद को बदलती कंडीशंस के हिसाब से ढाल लेते हैं। इन्हें जो भी मिले वही खा सकने के लिए जाना जाता है। इसमें भोजन से लेकर जानवर, पौधे, किताबें, कागज, कपड़े और यहाँ तक कि अपने जैसे कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं। कुछ कॉकरोचों ने तो इंसानों के बनाए ट्रैप्स के मुताबिक भी खुद को ढाल लिया है, खासकर शक्कर वाले। शक्कर का इस्तेमाल इन्हें फंसाने के सबसे बढ़िया तरीकों में से एक हुआ करता था। दरअसल किसी दूसरे भोजन के मुकाबले वे शक्कर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इनका सफाया करने के लिए लोगों ने जहर पर शक्कर की एक मोटी परत लगानी शुरू कर दी। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी की एक टीम ने पाया कि इन छोटे जीनियस जीवों ने अपने स्वाद को एडजस्ट करते हुए इन ट्रैप्स के मुताबिक खुद को ढाल लिया और अब ये मीठे की तरफ आकर्षित नहीं होते।
टीम ने इस थ्योरी को आजमाने के लिए कॉकरोचों के समूह को पीनट बटर और जैम दिया। जैसा कि हम जानते हैं, जैम में ग्लूकोज भरा होता है और उसकी तुलना में पीनट बटर में ये काफी कम होता है। जब इन छोटे जीवों ने मीठा जैम चखा तो वे फौरन पीछे हट गए और फटाफट पीनट बटर की तरफ बढ़ गए। एक्सपेरिमेंट के दूसरे हिस्से में ये पता लगाने की कोशिश की गई कि कॉकरोच ग्लूकोज को इस तरह नकार क्यों रहे हैं। उनके टेस्ट रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए उन्हें इमोबिलाइज किया गया और इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया गया। ऐसा करने पर यूनिवर्सिटी की टीम ने पाया कि ग्लूकोज की तरफ इन छोटे कीड़ों का रिस्पॉन्स वैसा था जैसा किसी कड़वी चीज पर होता जो उनके टेस्ट बड्स सहन नहीं कर सकते। वे मिठास को पहचान रहे थे लेकिन कड़वापन उस पर हावी हो रहा था। ये कीड़े इतने स्मार्ट हैं कि कीटनाशक भी उन पर काम नहीं करते क्योंकि उनके विकास का मैकेनिज्म उन्हें इनसे बचाता रहता है। इसीलिए खुद को ढालने की ये क्षमता दिखाती है कि कॉकरोच जल्दी इवॉल्व करने में सक्षम होते हैं। वे न सिर्फ अपने खाने को लेकर काफी सावधान हो गए बल्कि उन्हें कितनी बार भोजन करना है इसे लेकर भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हैं। उनमें कई 30 दिन से भी ज्यादा बिना खाए और 7 दिन से भी ज्यादा बिना पानी पिए रह सकते हैं। कॉकरोच अपने सिर के बिना भी 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं और ये कैसे होता है ये भी उतना ही अजीब है। पहले तो उनका एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वे स्पाइरकल नाम की छोटी ट्यूब से सांस लेते हैं जो उनके शरीर की सतह पर होती है। इसीलिए वे सांस लेने के लिए अपने मुंह या सिर पर निर्भर नहीं होते। ऐसी चोट में उनके दम तोड़ने की वजह सिर्फ ये होती है कि बिना सिर वो पानी नहीं पी सकते। पानी की बात करें तो वे 40 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं और आधे घंटे तक पानी के नीचे रह सकते हैं। तो लंबे समय तक जिंदा रहने के अलावा वे अपनी सुरक्षा में भी अच्छे खासे मजबूत हैं। उनका बाहरी कवच यानी कि एक्सोस्केलेटन उनके नाजुक शरीर की रक्षा करता है। अपने जीवन में वे इसे कई बार उतारते हैं। इसीलिए जब वे इस प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं और उनके शरीर पर सुरक्षा कवच के रूप में एक्सोस्केलेटन नहीं होता तो वे छुप जाते हैं। ये ध्यान में रखते हुए कि उनके पंख उनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकते, वे भागने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। और आपको बता दें कि इस काम में वे बड़े माहिर हैं। वे 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम सब ने इन्हें भगाते हुए इनकी तेजी खुद देखी है। सच कहे तो एक छोटे से डॉट जितना एक दिन का कॉकरोच भी किसी अडल्ट कॉकरोच जितना तेज दौड़ सकता है। अभी दुनिया में सबसे बड़े कॉकरोच नदर्न साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। इन्हें ब्लाबेरस जाइगेंटियोरस कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? बड़ी बातें करने वाला। नर कॉकरोच 3 इंच तक लंबे हो सकते हैं और मादा कॉकरोच 3.9 इंच तक। मुझे यकीन है कि इस प्रजाति के मूल पूर्वज इन पर काफी गर्व महसूस कर रहे होंगे। कुछ कॉकरोच तो अपना कोई अंग खो देने पर उसे उसी तरीके से वापस ग्रो कर लेने में भी सक्षम होते हैं। क्या यही कारण है कि ये छोटी से छोटी जगह में घुसने के लिए तैयार रहते हैं? उनका एक्सोस्केलेटन निश्चिंत ही उन्हें ये सुविधा देता है। वे अपने शरीर की ऊंचाई की 1/4 जगह में भी घुस सकते हैं। इसके लिए वे अपने एक्सोस्केलेटन को फ्लैट करके अपने पैरों को दोनों तरफ फैला लेते हैं। इनकी वर्तमान 4000 किस्मों में से 1% से भी कम इंसानों के लिए परेशानी पैदा करती हैं। इनमें सबसे कॉमन है जर्मन कॉकरोच, ग्यूटेनटैग। ये पैदा होने के 36 दिन के अंदर ही अडल्ट हो जाते हैं। देखने में ये भले ही गंदे लगे लेकिन ये पर्यावरण की काफी मदद करते हैं। आमतौर पर ये गर्म इलाकों में रहते हैं और सड़ने वाले पत्तों और लकड़ी को खाते हैं। कॉकरोच ऑर्गेनिक कचरे को खत्म करने में मदद करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान मिट्टी में न्यूट्रिशंस डालते हैं। लेकिन इनकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है डीकम्पोजिंग करना, जैसे अब बीथोवेन कर रहे हैं। वे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं ताकि रिसाइक्लिंग बैक्टीरिया उसे खा सके। ये छोटे रेंगने वाले जीव न होते तो धरती की सतह पर कहीं ज्यादा कचरा इकट्ठा होता। इस समय जीवित कॉकरोच प्रजातियों में से कईयों ने दुनिया भर में इकोलॉजिकल ठिकाने बनाना सीख लिया है। इसका एक उदाहरण है ग्लो करने वाले कॉकरोच जो टुंगुराहुआ वोल्केनो के पास पाया जाता है। अब उस थ्योरी पर वापस आते हैं कि कॉकरोच न्यूक्लियर विस्फोट से भी जिंदा बच सकते हैं। पर्यावरण पर न्यूक्लियर विस्फोट से होने वाले असर को स्टडी करने वाले नोबेल विजेता टिलमैन रफ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये शक जताया था कि इन विस्फोटों का कॉकरोच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ समय बाद डिस्कवरी चैनल ने इस थ्योरी को टेस्ट किया। कॉकरोचेस की बेहद हाई लेवल के रेडिएशन को झेलने की क्षमता उनकी शारीरिक बनावट का ही नतीजा है, खासकर उनका शरीर और धीमा सेल साइकिल। सेल्स रेडिएशन के प्रति तब सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं जब वे डिवाइड हो रहे होते हैं। लेकिन चूंकि कॉकरोच के सेल्स सिर्फ तभी डिवाइड होते हैं जब वे हफ्ते में एक बार अपने एक्सोस्केलेटन को उतारते हैं, इसीलिए वे रेडिएशन का मुकाबला करने के लिए ज्यादा सक्षम होते हैं। वाकई लाख राजा। अरे अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और यहाँ पर कुछ दूसरे कूल वीडियोस भी हैं जो मुझे लगता है कि आपको पसंद आएंगे। बस बाएं या दाएं क्लिक करें।